Hello and welcome to another lecture of microeconomics. Today we'll start with consumer behavior analysis. इसको हम 3 heads में पढ़ते हैं: cardinal utility analysis, ordinal utility analysis and revealed preference hypothesis. So आज हम स्टडी करेंगे cardinal utility analysis. कार्डिनल का मतलब होता है मेजरेबल, तो हमने माना हुआ है कि जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी यूनिट जो कि यूटिल्स है। इसमें हम 3 लॉज स्टडी करते हैं: लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस। जो पहले 2 लॉज हैं आपके, ये H.H. गॉजन ने दिए थे, बट इनका परफेक्शन अल्फ्रेड मार्शल ने किया था, और जो कंज्यूमर सरप्लस है वो अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया था। तो इन होल हम मानते हैं कि थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये पता चलता है हमें कि हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता चला जा रहा है। ये हम सिंपलेस्ट टर्म्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अजम्पशंस दिए गए हैं। लेट्स टॉक ऑफ देम फर्स्ट। सबसे पहला तो यही है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल। इसमें मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को कांस्टेंट माना गया है। हम ये मानते हैं कि हर यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटी की, और डिफरेंट कमोडिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि किसी भी यूनिट का और किसी भी कमोडिटी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। देन जो सक्सेसिव यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एक दूसरे से होमोजीनियस हैं, मतलब कि बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। हम किसी भी क्राइटेरिया में बात करें, शेप, साइज़, कलर, टेस्ट, मैच्योरिटी, एनीथिंग, लास्ट यूनिट जो हमने कंज्यूम करी है और जो आने वाली हम कंज्यूम करने वाले हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि कंजम्पशंस के प्रोसेस में बिल्कुल भी टाइम लैग नहीं होगा, मतलब कि आपका कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन लगातार चलता रहेगा। यू वोंट गेट रेस्ट इन बिटवीन। टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इनकम, ये सब हम कांस्टेंट मानेंगे, और इस लॉ में हम कंज्यूमर को नॉर्मल मानते हैं, यानी कि कंजम्पशन प्रोसेस में जो यूनिट्स हम ले रहे हैं वो उसकी हॉबीज़ का पार्ट नहीं है। जैसे कि गैम्बलिंग हो गया, आपको कोई गेम पसंद है, तो इस केस में क्या होता है कि हर सक्सेसिव यूनिट पिछले के कंपैरिजन में लेस सेटिस्फैक्शन देने की जगह वो आपको और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। तो उस केस में हमारा ये जो लॉ है ये सही नहीं बैठेगा। अब इस लॉ को हम सिंपलेस्ट टर्म्स में पहले ही इसकी बात कर चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि हर एक यूनिट से मिलने वाला एडिशनल बेनिफिट वो कम होता चला जाता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको भूख लगी है, आप एक एप्पल से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट एप्पल से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। देन हर सक्सेसिव एप्पल जो आप खाते जाएंगे उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलना कम होता चला जाएगा, एंड देयर विल कम अ टाइम जब वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। यू कैन इमेजिन द वर्ल्ड्स बेस्ट थिंग यू वांट टू ईट, जो आपकी फेवरेट हो, बट यू नो एट सम पॉइंट आप उसको चाहे जितना खाते चले जाएं, एट सम पॉइंट देयर विल बी अ टाइम ऑफ सेटिएशन। उसके बाद आप उसको फर्दर कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, विच मीन्स कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अब उस पॉइंट पर ज़ीरो हो चुकी है। हमने स्टार्ट किया था एप्पल के एग्जाम्पल से, और हम जानते हैं कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। सो लेट्स टेक कि हमको फर्स्ट एप्पल से 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है। देन नेक्स्ट एप्पल से 8 यूटिल, उसके बाद 6, देन 4, देन 2, देन देयर विल कम अ टाइम कि अब वो ज़ीरो हो गया है। तो मार्जिनल यूटिलिटी तो ज़ीरो हो गई आपकी, बट जब हम टोटल यूटिलिटी की बात करेंगे तो जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिली हैं हम इन सबका सम कर देंगे, यानी कि 10 + 8 + 6 + 4 + 2, विच मीन्स कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी आपका ज़ीरो नहीं होता चला जाता है तब तक आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ता ही जाएगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका ज़ीरो होगा तब टोटल यूटिलिटी उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। इसको हम इस ग्राफ से देखने की कोशिश करेंगे। ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम है बट टोटल यूटिलिटी मिनिमम है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका डिक्रीज होता जाता है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता जाता है, एंड वी रीच पॉइंट बी जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, विच मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी अब आपका ज़ीरो है। उस पॉइंट पर हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी कर्व में हम मैक्सिमम पॉइंट को अचीव कर रहे हैं, विच मीन्स अब तक की जितनी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो आपकी एडअप होती चली गई हैं। बट अगर हम अब इससे ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो हमारा वो नेगेटिव में चला जाएगा, और नीचे का एरिया जो हमें पॉइंट सी पर दिख रहा है वो डिससेटिस्फैक्शन को दिखाता है। अब जब हम पॉइंट ए, बी और ओरिजिन के बीच की बात करते हैं, मतलब कि ओरिजिन से लेकर के मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के बीच का जितना एरिया है वो टोटल यूटिलिटी का एरिया होता है।
अनदर थिंग जो हमें ध्यान रखनी होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते हैं प्राइस के। इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। मान लेते हैं कि आप रोड साइड पर खड़े होकर के 20 रुपीज़ अ प्लेट चाट कंज्यूम कर रहे हैं। एक पॉइंट पर आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो गया, बट आपकी प्लेट पर फूड है, सो यू माइट कंसीडर ऑफ नॉट कंज्यूमिंग इट एनी मोर, क्योंकि पैसा आपने उसके लिए कम पे किया है। बट अगर सेम क्वांटिटी ऑफ फूड विद काइंड ऑफ सेम टेस्ट हम अगर किसी बड़े रेस्टोरेंट में कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके लिए मे बी हम 200 या 500 रुपीज़ अ प्लेट पे कर रहे हैं, तो हमें उसकी हर बाइट के साथ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। ये एक बेसिक मेंटालिटी है। हम जितना इन्वेस्ट करते हैं हम उससे उतना ही ज़्यादा रिटर्न पाने की उम्मीद रखते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा महंगी होती है हमें उससे उतनी ही ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी, उतना ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। नाउ विल ड्रॉ फ्यू कंक्लूजन्स आउट ऑफ इट। जो बेसिक चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं वो हम ऑलरेडी ग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं। विल जस्ट टॉक ऑफ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नाउ। यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए हम मैक्सिमम जो सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है उसको लेते हैं। तो हमें पता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमें तब मिलता है जब टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम होता है, विच इज़ इन केस जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होता है। एंड नाउ लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन। इसमें जैसा हमें नेम से पता चलता है कि हमें जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ मिलेंगी वो इक्वल होंगी। तो हम जो भी कमोडिटी है उसके सक्सेसिव कंजम्पशंस के साथ हमें मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो पिछले के कंपैरिजन में बराबर रहती है, यानी कि प्रीवियस यूनिट और सक्सेसिव यूनिट के बीच में मिलने वाली यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन में कोई अंतर नहीं है। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स, उनका केवल कोई एक पर्पज़ नहीं है, उसको हम कम्युनिकेशन के साथ गेमिंग, एंटरटेनमेंट, ऐसे ही कई और वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो क्योंकि हमने उसको कई सारे यूजेस में लगा रखा है तो हमें उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है हर अलग अलग यूज़ के लिए, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे यूज़ के कंपैरिजन में बिल्कुल बराबर रहेगी। इसके लिए ये ज़रूरी है कि कंज्यूमर विजिलेंट हो, अवेयर हो, उसको नॉलेज हो इन यूज़र्स की। अगर आपको नहीं पता होगा कि आप अपने मोबाइल के साथ और क्या कर सकते हैं अदर देन कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। इसके लिए वेरियस यूजेस होने चाहिए। तो पहली और फॉरमोस्ट कंडीशन तो यही है कि कंज्यूमर को रैशनल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हम कैसे एक कमोडिटी को कई सारे यूजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू सी हियर इज़ कि रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड मानी गई हैं और वो सब्स्टिट्यूटेबल हैं, मतलब कि एक रिसोर्स जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो दूसरे से रिप्लेस हो सकता है। एंड अगेन क्योंकि ये कार्डिनल लॉ के अंदर फॉल करता है, विच मीन्स हम इसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। यहाँ पर दो केस बनते हैं, पहला एक कमोडिटी के लिए और दूसरा दो या उससे ज़्यादा कमोडिटीज़ के लिए। एक कमोडिटी के केस में मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के बराबर रहेगा और दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ के लिए मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो हर कमोडिटीज़ का एक दूसरे के बराबर रहेगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y विच इज़ कॉन्स्टेंट। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर सरप्लस की। जैसा कि हमें पता है कि ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब ये होता है एक पर्सन जो विलिंगनेस लेकर चला है एक चीज़ को के लिए पे करने की। मतलब कि आप घर से कोई एक चीज़ खरीदने के लिए निकले हैं एक पर्टिकुलर बजट में, आपके माइंड में ये है कि वो सामान घर लेकर ही आना है, तो आपको ये पता होता है कि हम इस मैक्सिमम प्राइस पर इसको खरीदेंगे रादर देन उसको छोड़ देने के। तो जो आप एक्चुअली में पे करते हैं और जो आप पे रखने की इच्छा चाहते हैं उसके बीच में जो अंतर है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर दिया भी हुआ है कि कंज्यूमर जो है जो विलिंगनेस रख रहा है पे करने की और जो एक्चुअली में पे कर रहा है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप घर से आलू लेने के लिए निकले, मान लेते हैं कि 20 रुपये किलो है, तो आपके दिमाग में ये है कि हम 20 रुपये में, क्योंकि ये आपका जनरल प्राइस लेवल है जो आपको पता है कि हम 20 रुपये में 1 किलो आलू लेकर के आएंगे, बट आप एक विजिलेंट कंज्यूमर हैं तो आप मार्केट में पहुंच के उसके लिए बार्गेन करते हैं। तो आप कोशिश करते हैं एज अ कंज्यूमर कि आपको बेटर क्वालिटी में और क्वांटिटी में सामान लीस्ट प्राइस पे मिल पाए। तो यू विल ट्राई कि आपको 20 रुपये किलो की जगह वो चीज़ 18 में या 15 पे मिल पाए। तो आपके पास विलिंगनेस थी कितना पे करने की, 20 रुपीज़। आपने मान लीजिए खरीदा और उसके लिए दिया कितना, 15।
तो आप जो विलिंगनेस लेके चले थे और जो आपने पे किया उसके बीच का जो अंतर है दैट इज़ कंज्यूमर सरप्लस। ध्यान देने वाली बात बस इतनी है इसमें कि कंज्यूमर सरप्लस हमारा जो है वो मार्केट प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मार्केट प्राइस आपका किसी चीज़ का बढ़ता चला जाएगा तो कंज्यूमर सरप्लस उसका उतना ही घटता चला जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कोई कमोडिटी आपकी महंगी हो गई, आप मार्केट में सब्जी लेने गए, वो आपकी महंगी चल रही है, मतलब कि मार्केट प्राइस उसका ज़्यादा है। उस केस में आपकी बार्गेनिंग पावर ख़त्म हो जाती है क्योंकि एवरीबडी इज़ नियरली सेलिंग इट एट द सेम प्राइस। तो उस केस में जब आप बार्गेन नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए हम 20 रुपये किलो का आलू हम उसको बार्गेन नहीं कर पा रहे हैं, पहले हम उसको 15 में खरीद पा रहे थे क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल था काफ़ी ज़्यादा और उसका मार्केट प्राइस भी कम था। तो जब वो काफ़ी अवेलेबिलिटी थी, हमने बार्गेन किया, हमने 15 पे ले लिया। बट जब मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा तो हम शायद बार्गेन ना कर पाएँ या बहुत करने पर मान लीजिए हम उसको 18 का लेते हैं, तो पिछले के कंपैरिजन में हमारा कंज्यूमर सरप्लस मार्केट प्राइस बढ़ने के साथ रिड्यूस हो गया है। अब इसमें हम कुछ अजम्पशंस की बात करते हैं। पहला तो ये माना गया है कि जो हमारे कंजम्पशन के लिए जो कमोडिटी हम यूज़ कर रहे हैं उसके कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट मौजूद होंगे तो मार्केट प्राइस का कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। ऐसे में मार्केट प्राइस बढ़ने पर हम दूसरी कमोडिटी में शिफ्ट कर जाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज़ कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरी बात यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी की वो हम कांस्टेंट मानेंगे, साथ ही जो हम हमेशा से मानते आए हैं इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, ये सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट हैं और कमोडिटीज़ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अब हम जैसा इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, ये एक सिंपल सप्लाई और डिमांड कर्व के बीच का ग्राफ है। हम देख रहे हैं कि सप्लाई आपका अपवर्ड कर्व है और डिमांड का डाउनवर्ड कर्व है, और जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो मान लीजिए हमने P1 प्राइस दे करके Q1 क्वांटिटी कोई खरीदी है, तो ये जो पूरा एरिया है P1 से लेकर के जो ऊपर का आपका पोर्शन है वो कंज्यूमर सरप्लस दिखा रहा है और नीचे आपका प्रोड्यूसर सरप्लस दिखा रहा है, विच मीन्स कि इसके ऊपर का जो पॉइंट है वहाँ तक आप पे करने को तैयार थे उस सामान को लेने के लिए, बट आपने P1 पॉइंट पर ले लिया है। तो बचा हुआ जो आपका एरिया है वो आपके सरप्लस को बता रहा है। अब प्रोड्यूसर सरप्लस ये दिखा रहा है कि प्रोड्यूसर इतने पूरे एरिया में किसी भी प्राइस पर अपनी कमोडिटी को सेल करने के लिए तैयार था, बट उसको P1 प्राइस मिला है, तो उसका जितना सरप्लस उसने अर्न किया है वो हमें प्रोड्यूसर सरप्लस से दिख रहा है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।